जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सूरज मौर्य और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं अर्थात जो रियल नंबर्स हैं, इनको पढ़ने से पहले हम लोग जरा कक्षा 9th के कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि कक्षा 9th के मैथ से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर होने वाला है। तो बिना देरी के हम लोग जरा पहले कक्षा 9th के उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो गणित है ना, गणित एक बच्चे ने जो है पूछा था कि गणित के जो है जनक कौन है। तो दोस्तों गणित के जनक हैं आर्किमिडीज। आप लोग याद रख लीजिएगा, गणित के जो जनक हैं वो आर्किमिडीज हैं। कौन है दोस्तों? तो है आर्किमिडीज। सो स्टूडेंट, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो गणित के जनक हैं वो आर्किमिडीज सर हैं। तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने बताया जैसा कि अभी क्लास 9th का हम लोग रिवाइज करेंगे, तो सबसे पहले क्लास 9th के ही टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। सो गाइज, अब हम लोग चल रहे हैं क्लास 9th के टॉपिक्स पर, क्योंकि जो है मैंने पहले ही बता दिया कि क्लास 9 से रिलेटेड हमारी ये चैप्टर होने वाला है। हमें क्लास 9 का यहाँ पे बहुत काम लगने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले हमने देखा ये क्या लिखा है, वास्तविक संख्याएं लिखी गई है। क्या लिखा है दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस यानी कि पिछले साल हमने क्या पढ़ा था, हमने परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, संख्या पद्धति के रूप में। ठीक है, संख्या पद्धति हमारा कक्षा 9th के चैप्टर गणित के चैप्टर का मतलब गणित का सबसे पहला चैप्टर था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो अच्छा, वास्तविक संख्याएं हैं दिया गया है। तो ये वास्तविक जब संख्याएं हैं, क्या है, संख्याएं, तो जैसा कि हमने बताया है कि हम किसी भी चीज को तोड़ करके ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको तोड़ लेते हैं, चलो ठीक है। तो वास्तविक है, लेकिन तो क्या चीजें हैं वास्तविक? संख्याएं हैं दोस्तों। संख्याएं तब क्या होती हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो ठीक है, हम लोग संख्याओं को देख लेते क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और तब देखते हैं हम लोग संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे डिटेल, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। संख्याएं दोस्तों, आप लोग मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। तो संख्याएं क्या होती है दोस्तों? अच्छा, ये क्या है? यदि मैं कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक संख्या है, ठीक है। मैं पूछ लूं ये क्या है, ये भी है। आप लोग कहोगे ऐसे मैं डॉट डॉट 9 तक लिख दूं, ठीक है। आप लोग कहोगे ये संख्या है। नहीं दोस्तों, ये संख्या नहीं है, ये अंक है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये अंक है। और इन्हीं अंकों का जो मेल होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम परिभाषा में इसके लिख सकते हैं कि जब दो से अधिक अंकों का, किसका दोस्तों? अंकों का। हम लोग याद रखेंगे, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, किनका? अंकों का। अंक और संख्याओं में थोड़ा सा अंतर होता है स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। अंकों का, किसका? जब दो या दो से अधिक अंकों का योग होता है,
होता है या ऑब्लिक करके मैं लिख दे रहा हूं, मिलन होता है, तो उससे प्राप्त, उससे जो प्राप्त होते हैं ना, उससे जिन चीजों का निर्माण होता है, उनसे उससे जिस वस्तु का या फिर जिस चीज का निर्माण होता है, ठीक है, जिस चीज का निर्माण होता है उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, संख्या कहते हैं। अच्छा दोस्त स्टूडेंट्स, ये संख्याएं जो होती है ना, ये संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, इनके कई प्रकार हैं। जो संख्याएं ना दोस्तों, इसके कई प्रकार हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिख दे रहा हूँ और हम लोग देखेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कहें हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो संख्याओं के वैसे मुख्यतः देखी जाए तो दोस्तों, मुख्यतः स्टूडेंट्स इसके सिर्फ दो प्रकार हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जो संख्याएं होती है ना, इसके स्टूडेंट्स बस सिर्फ मुख्यतः दो प्रकार हैं, दो काइंड्स हैं। कौन कौन से, सबसे नंबर वन है, कौन सा है नंबर वन पे, तो है स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं। कौन, वास्तविक संख्याएं। और दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है स्टूडेंट्स, वो है काल्पनिक संख्याएं। जो हमारी दूसरे नंबर पर आती है वो है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, संख्या, संख्या किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक अंकों का योग होता है अथवा मिलन होता है, तो उससे जिस चीज का निर्माण होता है ना स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इस संख्या के कितने पार्ट हैं, संख्या कितने भाग की है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। तो हमें कौन सी संख्याएं पढ़नी है, तो हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स काल्पनिक वास्तविक संख्याएं, सॉरी, तो हमें पढ़नी है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, इसके भी अंडर में कई संख्याएं आती हैं, तो मैं यहाँ पे उनके बारे में लिखूंगा। तो एक काम करता हूँ, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसको मिटा करके एक फ्लो चार्ट की तरह बना देता हूँ, जिससे हमें समझने में क्या होगा, आसान होगा। तो आप लोग को अगर जो है स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट को आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग समझाते हुए चलेंगे हम आपको, और आप लोग कृपया समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैथ है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको इसे समझने का फेर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे समझना बहुत आसान भी होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ना बिन मांगे नंबर मिलते हैं, बस आपके जो है लगाने का तरीका, आपके सवाल लगाने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, और हर एक चीज़ साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये हो गया संख्याएं, हमने इसका बताया कि ये दो प्रकार की होती हैं, कौन सी, सबसे पहला वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। मैं सिर्फ यहाँ पे वास्तविक संख्या लिख रहा हूं। और उसके बाद क्या है, दूसरा मैंने बताया था काल्पनिक संख्या। कौन सा, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब इन काल्पनिक, जो काल्पनिक संख्याएं हैं इसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जो काल्पनिक संख्याएं हैं इसके भी कई प्रकार होते हैं, और जो वास्तविक संख्या है ना इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, तो मैं सिर्फ वास्तविक संख्याओं को लिखूंगा, बाकी काल्पनिक संख्याओं का नहीं लिखूंगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, वास्तविक संख्याएं ये भी जो है कई प्रकार की होती हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक एक करके नाम लिख रहा हूँ सभी का, आप लोग देखिए। जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या में सबसे पहली संख्या हमारी आती है वो कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए मैं यहीं से आपका 9th का भी रिवीजन शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है फ्रेंड? तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्णांक। क्या है स्टूडेंट्स? पूर्णांक। चौथे पे इसी प्रकार से आती है परिमेय संख्या। और अभी यहाँ पे मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको मत आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसका, तो परिमेय संख्या हो गया। इधर फिर लिख देना है अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्या। और फिर आती है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। और उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया है जो कि वास्तविक संख्याओं के जो है प्रकार हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंडर में इतनी संख्या आती है। तो अब हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी यदि आपको फ्लोचार्ट की का स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में जो हमारी सबसे पहली संख्या आती है उसका नाम है क्या? परिमेय संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है ना, तो हम लोग इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि नंबरिंग की संख्या, गिनती की संख्या। हम लोग यदि किसी भी चीज को गिनते हैं तो उसको शून्य से नहीं गिनते हैं, हम डायरेक्ट गिनते हैं। जैसे मेरे पास ये कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां, तो हम कितने गिनेंगे? 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ मेरे पास मार्कर है, कितने मार्कर हैं? तो हम ऐसे नहीं कहेंगे शून्य मार्कर, नहीं, 1 2 3, कितने मार्कर है मेरे पास? 3 मार्कर हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या है, ये जो है शून्य से ना शुरू करके 1 से शुरू होती है। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत, अनंत की साइन में यहाँ बना दे रहा हूं, ठीक है। अनंत का साइन कुछ इस प्रकार से बनता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अनंत तक की संख्याएं, ठीक है, कौन सी संख्याएं कहलाती है? तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग अगर चाहिए तो ये सब आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर नोट्स में ये सब लिखते हो तो आपकी नोट्स बहुत ही अच्छी लगेगी और आप भी किसी को समझाने के योग्य हो जाओगे, ठीक है। तो यह सिंपल भाषा में अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1, मार्कर चेंज कर देते हैं ना, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको एक सिंपल भाषा हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी पहली हो गई, पहली हो गई संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्याओं की श्रेणी की पहली संख्या हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं दूसरी संख्या पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी क्या है जो वास्तविक संख्या की श्रेणी में आती है? उसका नाम है पूर्ण संख्या, होल नंबर। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसको देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसके लिखे जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसकी जो इंग्लिश होती है ना, इसकी जो इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है।
जिसकी वजह से हम लोग इसको किस चीज़ से लिखते हैं, तो हम लोग अगर इसको देखें सिंपली बस यन से दर्शा देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग यन से दर्शा देते हैं। इसी प्रकार से जो ये होता है पूर्ण संख्या होल नंबर होती है। होल नंबर को यानी कि सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है ये डब्ल्यू आ रहा है, होल ना, WHOLE होता है, तो यह होल, तो यह डब्ल्यू से इसको दर्शा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं, अच्छा, जब हम लोग किसी भी चीज की गिनती करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे गिनती कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास अभी कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 मार्कर है, हमने गिनती की। लेकिन तो जब हमने 1 मार्कर दे दी तो अब क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 बचे, फिर 1 निकाल के रख लिया हमने, सिर्फ 1 बचा, अब इसको भी हमने निकाल के रखा। अब हमारे पास कितने मार्कर बचे, 1 भी मार्कर नहीं है ना, तो 1 भी मार्कर जब नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ, तो हम इसको भी कुछ नाम देना चाहेंगे, हाँ नाम देना चाहेंगे ना। तो यहाँ पे शुरुआती होती है शून्य की, ठीक है, पूर्ण संख्या यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ से हमें क्या लगा कि हमें किसी भी चीज़ का अभाव हो रहा है, तो हमने इसको शून्य नाम दे दिया, शून्य को, ठीक है, हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसकी डिफिनेशन अगर बताना चाहूँ तो डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि, चलिए ठीक है, मैं डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप लोग इसी प्रकार से डिफिनेशन अपनी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से लेकर, कहाँ से दोस्तों, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा बना करके लिख लीजिएगा। और अगर इस प्रकार से देखना चाहे तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इस प्रकार से अगर लिखना चाहे तो हमें ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अर्थात दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि 0 से जो संख्या है, जहाँ संख्याएं 0 से शुरू होती है वो क्या है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हमारे तीसरे वास्तविक संख्या के तीसरे नंबर की श्रेणी में आता है कौन सा, पूर्णांक। तो पूर्णांक पे हम लोग आते हैं, ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। आप लोग इंग्लिश भी याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश मैंने आपको बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो इसको इंग्लिश में हमें आना बहुत जरूरी है। और पूर्णांक आ गए, तो पूर्णांक देखिए, अच्छा देखिए दोस्तों, यदि यहाँ से हमने 0 से ले लिया, यहाँ इसके पहले हमने 1 से लिया था ना, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने 1 से लिया था, यहाँ पर हमने 0 से लिया है। अब 0 के इस साइड कुछ संख्या है तो इस साइड भी कुछ संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है, हमने 9 में पढ़ रखा है कि किसी भी, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं उनका धनात्मक एवं ऋणात्मक जो रूप होता है ना स्टूडेंट्स, वही जो है क्या है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक इधर ऐसे इनफाइनाइट कर सकते हैं, फिर इधर आएंगे तो इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, ऐसे डॉट 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 डॉट, इधर भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो और ये जो ये 0 है ना, इसके आगे हमने कोई साइन क्यों नहीं लगाया, अच्छा इधर देखिए, इधर साइन नहीं लगा है, इधर साइन लगा है, ठीक है। तो अर्थात कहने का अर्थ मेरे क्या है कि जहां पर भी आप लोग देखेंगे कि साइन नहीं लगा है, संख्याओं के आगे या फिर अंकों के आगे साइन नहीं लगा है, तो आप लोग समझ लेंगे कि वे संख्याएं या फिर वे अंक कैसे हैं, धनात्मक हैं। लेकिन तो यदि इस प्रकार का साइन लगा है तो आप लोग तुरंत वहां पे समझ जाएंगे कि ये क्या है, ऋणात्मक है। और 0 जो होता है ना फ्रेंड, ये 0 ये ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसके आगे भी कोई साइन नहीं लगाया जाता है। तो अब यहाँ तक आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि बोर्ड पे आप लोग को पूरा सही से दिखेगा नहीं, अगर मैं नीचे लिख दूंगा तो, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों अब हमारी श्रेणी में आता है परमेय संख्याएं। क्या है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या, ठीक है। तो परमेय संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं, हमने 9 में पढ़ रखा है इस चीज को, तो कौन सी संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया -5/7, इसको क्या हमने P/Q के रूप में लिख लिया है, ठीक है, P/Q के रूप में लिख लिया। और हो गया कि 2/3
3, ठीक है, इसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख लिए हैं। लेकिन तो यदि मैं आपसे ये कह दूं कि रूट में 3 बटे 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन तो इसके साथ एक और भी कारण होता है दोस्तों, ये जो है ये कट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन तो ये कभी नहीं कटेगा। जैसे कि अभी इसको हम लोग करें अगर, तो 7 बटे -5 है ना, तो चलिए ऐसे 5 लेकर के चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो इधर कर सकते हैं 0 पॉइंट, अभी देखिए 0 बार में भाग जा रही है, ठीक है, भाग जा रही है यहाँ पर ना, इसकी तो भाग ही नहीं जाएगी, तो कहाँ से काट दोगे, ठीक है। और यदि हम लोग चाहें तो सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो है इंग्लिश में अगर वो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर क्या है, रेशनल नंबर, कर सकते हैं ना। क्योंकि देखो सभी जो ये है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि देखो सभी में बटे 1 हम लिख सकते हैं, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। एक यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है, तो ठीक है, जो हम इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं ना, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ पे P जो है शून्य हो सकता है, ठीक है, P शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन तो ये जो Q है ना, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को हम लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि ये Q जो है ना, यदि ये 0 हो जाएगा तो ये ऊपर कोई भी संख्या हो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट तो मतलब यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया इनफाइनाइट, ले तो जो है इसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और आगे अगर देखें तो अब आती है, इसके बाद हमारी क्या आती है, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या आएंगी? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, यानी कि जिनके भी ऊपर रूट लगा ना, एक तरीके से मान लो उसको जो है वो अपरिमेय संख्या, प्लस पाई हो गया, ठीक है। और जितने भी साइन होते हैं, एक बात आप लोग याद रखिए, जितने भी साइन होते हैं वो सब कैसे होते हैं? तो दोस्तों वो सब अपरिमेय होते हैं। जैसे पाई हो गया, अल्फा हो गया, फिर इधर बीटा हो गया, फिर गामा हो गया, ठीक है, ये सब जो है क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि पाई जो है ना, पाई ये जो पाई है ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको जरा इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जरा इरेज कर दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो है ये जो पाई है ना, पाई ये तो 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, 22/7 के रूप में लिखा जा सकता है। तो फिर ये 22/7 जो है ये क्यों परिमेय है और ये पाई क्यों अपरिमेय है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 22/7 है ना, ये बस इसका मानक लिया गया है, ठीक है, माना गया है कि 22/7 पाई का मान होता है, इससे हमें कैलकुलेशन आसान होती है। और रियल में तो जो है ये पाई का जो मान है ना, ये 22/7 होता ही नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि पाई के मान के बराबर हो, बस इसे मान लिया गया कि ये 22/7 के बराबर होती है। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो गया होगा, तो आप लोग आपसे कंफ्यूज नहीं होंगे। 22/7 जो है स्टूडेंट्स, ये जो है परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है, और जो पाई है ये इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इतना हमने जान लिया। अब ये जो अब आती हम अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वास्तविक संख्या है, अब हम लोग उस पे आते हैं। तो क्लास 10th में डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th में है, क्लास 10th में जो वास्तविक संख्याएं है ना, इसमें बस सिर्फ हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ना है? जो पढ़ना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपने इनका नाम सुना होगा यूक्लिड का, ठीक है, 9th में भी आपने सुना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम एक आता है। क्या आता है? एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। तो इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं आपको एल्गोरिथम क्या होता है। तो प्रमेयिका जो होता है ना दोस्तों, देखिए
प्रमेयिका जो होती है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल भाषा में प्रमेय भी कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। लेकिन तो अच्छा लग रहा है प्रमेयिका यहाँ पे कह रहे हैं इसीलिए। तो जो प्रमेयिका होती है ना, प्रमेयिका की सबसे पहली बात जान लीजिए, प्रमेयिका की जो खोज हुई है वो एल्गोरिथम से, जो एल्गोरिथम है ना यहाँ पर आपका, ये जो एल्गोरिथम है इससे ना पहले प्रमेयिका की खोज हुई है। तो एल्गोरिथम से पहले प्रमेयिका की खोज हुई है। जो प्रमेयिका होती है, अब यहाँ पे आप लोग जो है जरा अंतर समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है अंतर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो ये प्रमेयिका होती है, ठीक है, प्रमेयिका जो होती है ये एक सिद्ध की हुई कथन होती है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय जो होता है ये क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, प्रूव होता है, प्रूव्ड होता है, ठीक है। और जिससे हम अन्य जो कथन होते हैं, अन्य जो कथन होते हैं उन सभी को जो है प्रूव करते हैं, उन सभी को सिद्ध करते हैं, ठीक है। या अर्थात कह सकते हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके आधार पर हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं, बस इतना है। और जो एल्गोरिथम होता है ना, एल्गोरिथम देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित, ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा गया है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। और क्या लिखा गया है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अर्थात जो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 56 और यहाँ 2 से हमें इसको भाग देना है, ठीक है। अब हम इसको किस प्रकार से भाग देंगे, तो हमने पहले इसको 2 का 2 बार में गुणा किया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, 1 बचेगा, फिर 6 उतार लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 8 बार में जाएगा, फिर 16, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये 28 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, जो इसका रिमाइंडर है ये 0 हो जा रहा है, क्वांटिटी 28 आ रहा है, ये 2। तो बस यही जो एक प्रक्रिया हम लोग इसको कर रहे हैं ना, एक श्रृंखला की तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से लिखे तो ये कैसे हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 56 बराबर 28 गुणे 2 प्लस का 0, क्या 0, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हम जो ये कर रहे हैं, यही चीज क्या है, ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम अर्थात ये करने की एक विधि है, ठीक है, कि हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि पहले 2 का 2 में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो इसमें से घटा देंगे इसको, फिर यहाँ पे जो 6 उतार लेंगे, फिर इसका 2 से जो है गुणा 8 में करेंगे, फिर जो है 16 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तभी इसका आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। तो यही जो करने की प्रक्रिया है ना, यही एल्गोरिथम है। तो आज के बाद से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दोस्तों कहीं कहीं आप लोगों को प्रमेयिका देखने को मिलेगा, लेकिन तो ये जो है यूक्लिड विभाजन जो है ना, प्रमेयिका है, लेकिन तो ये प्रमेयिका कम, एल्गोरिथम ज़्यादा है, ठीक है, एल्गोरिथम ज़्यादा है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाली बात है। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, बुक्स में हमारे क्या लिखा गया है, 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं वो पूर्णांक क्या है दोस्तों, वो पूर्णांक है हमारे, एक पूर्णांक हम मान लेते हैं ए है और दूसरा क्या है, बी है, क्या है, बी है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, बी है। और दूसरा है उसके बाद क्या कह रहा है, दिए रहने पर, यानी कि इनके दिए रहने पर जो है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, क्या है, ऐसी अद्वितीय, कैसी, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू, कौन सी है, क्यू, और दूसरी क्या है, आर, क्यू और आर विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है,
यानी कि स्थापित हैं, रखी गई हैं, यहाँ पर स्थित हैं, विद्यमान है कि जो अब इनके बीच में एक संबंध आ जाता है, क्या आता है वो देखिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है इनके बीच का एक संबंध होता है, ठीक है, ये हो गया। तो बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये, तो देखिए आप इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो हमने अभी बताया था पूर्णांक में 0, फिर इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, और इधर बताया था -1, फिर -2, -3, फिर -4, ठीक है, इस प्रकार डॉट 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 जो है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस साइड का नहीं हमें लेना है, यहाँ से हमें इसको निकाल देना है, ये यहाँ से इसको हमें निकाल देना है, हमें इस साइड का लेना है, एक से जो है इनफाइनाइट तक हम लोग ले सकते हैं, तो पूर्णांक है यहाँ से, इसे ही हमें लेना है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो अब धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक तो चाहे जैसा हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 2, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 3, ठीक है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए को 2 को मान लेते हैं हम लोग ए, और इसको बी को 3 को मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है, ठीक है, क्या कह रहा है, इसके बाद क्या है, दिए गए हैं, ये मान ले हमें दिया गया है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है पर ऐसी अद्वितीय संख्या, ठीक है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, तो इनके लिए जो है दो और भी संख्या विद्यमान है, क्या, क्यू और आर। तो अब हम लोग उसको समझ लेते हैं, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसको समझने से पहले ये क्या चीज दिया गया, ये देखिए क्या है, ये है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये जो है ना, मैंने आपने बताया कि आपको मैंने बताया कि ये एल्गोरिथम ज़्यादा है और प्रमेयिका कम है। देखिए कैसे है, आपने एक पहले नियम पढ़ा होगा, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तब आपने नियम पढ़ा होगा, क्या होता है, जो ये भाज्य होता है ना, भाज्य ये भाजक गुणे शेषफल, सॉरी भागफल, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यूक्लिड ने बस इसी को इस प्रकार से बदल दिया है। तो ये प्रमेय थी, क्या थी, प्रमेय थी, इसीलिए मैंने बताया कि ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है ना, ये प्रमेयिका का एल्गोरिथम ज्यादा है, क्योंकि ये तो प्रमेय थी, ये तो पहले से सिद्ध थी ना कि जो भाज्य होता है ये भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल के बराबर होता है। लेकिन तो यहाँ पे जो है ना, इसी को यूक्लिड ने इस प्रकार से कुछ लिख दिया है, किस प्रकार से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए कैसे, ठीक है, तो इसको उदाहरण लेके समझते हैं हम लोग, तो ज्यादा समझ में हमें आएगा। मैंने अभी बताया जो बात हो याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, यहाँ पे लाइन कर देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया एक 18 छोटी संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेते हैं एक 3 ले लिए, ये 3 भाजक हो गया हमारा, और इधर हम लोग लेते हैं, चलिए कितना ले लें, चलिए हम लोग 43 ले लेते हैं, ठीक है, 43 ले लेते हैं। अभी हम लोग 43 भी नहीं लेने का लायक है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इसको, चलिए कितना लिया जाए, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं वैसे, ठीक है, चलिए ले लेते हैं हम लोग, हाँ चलिए 44 ले लेते हैं, चलिए 45 ले लें, 45 ले लें, ठीक है, 45 ले। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार में ले जा सकते हैं, भाग को एक बार में ले जाएंगे, बचेगा 5 बचेगा ना यहाँ पे, फिर 5 बार में चली जाएगी भागी। तो हमने इसको कितने स्टेप में किया है, 2 स्टेप में किया है। एक बार हमने इसको किया है 45, ठीक है, जो 45 है हमने इसको लिख सकते हैं 15, सॉरी हमने सबसे पहले इसको, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा ऐसी संख्या लें जो कि 2 स्टेप में हो जाए, ठीक है, 2 स्टेप में बने। चलिए इसको भी कुछ कर नहीं सकते थे, जैसे कि 45 है ना, ये 15 एक बार में 3 में गया 5, इसको भी कर सकते थे, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो 45 बराबर 15 गुणे
3 धन का 0, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यही चीज तो लिखा है, देखिए ये भाज्य हो गया, 45 हो गया। अब इसी को यूक्लिड ने क्या बता दिया है, इसको बता दिया है ए, क्या है ये है ए, ठीक है। और बराबर लगाया, बराबर लगा दिया। अब 15 को हम उसने बताया भागफल हमने बताया था, भागफल गुणे शेषफल, सॉरी भाजक गुणे भागफल, ठीक है। अब यहाँ पे भागफल ये कितना है, 15 है ना, तो मान लेते हैं ये हो गया कितना है, इसको उसने बता दिया क्यू यानी कि क्वांटेंट यानी कि जो इसका उत्तर आया है, ठीक है। और 3 यानी कि भाजक बता दिया, भाजक गुणे भागफल हो गया, ये देखिए गुणा, और ये क्या 3 क्या है, भाजक यानी कि 3 को हमने क्या लिख सकते हैं, हम बी लिख सकते हैं, प्लस 0 क्या है हमारा शेषफल आया, तो शेषफल को लिख सकते हैं 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू और प्लस, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेषफल बचाया ना 0 हमारा, तो यहाँ पे आर लिख सकते थे, तो यहाँ हो गया आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस देखिए आपकी सिद्ध हो गई, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कितना सिंपली है, ठीक है। और इस पे आधारित क्वेश्चन आपको कल लगवाए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमने ले लिया है, क्या है वो 3 और 45 है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये चीज हम लोग याद रखेंगे, बी क्यू प्लस का आर जो दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते क्या है, जो ए बी हमने लिया था, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद क्या है, भाग देने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो एक क्यू प्राप्त हुआ है, एक आर प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 है, क्या है 0। हम लोग गलत करते हैं कि जो कट का निशान लगा देते हैं, ये 0 है दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, ये है आर हो जाएगा हमारा, क्या होगा आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग इस क्रम में लिख देते हैं, इसी क्रम में लिखना है हमें, क्या है देखिए हमने पहले आपको बता दिया कि ये प्रमेय जो सिद्ध की गई थी, भाजक क्या है, भाज्य बराबर, मार्का बदल के लिखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे, आप लोग राइटिंग में जाइए, बस सुन लीजिए, भागफल धन शेषफल, बस हो गया, ठीक है। क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो इसी पे देखिए इसको रख दिया, भाज्य हमने क्या रखा है 45 से, 45 को ए मान लिया हमने, ए रख दिया, ठीक है। यूक्लिड ने जिस हिसाब से बताया बस इसी को जो उसने बस इस नाम में रख दिया, सिंपल रख दिया है, ठीक है। हाँ लेकिन तो यहाँ पे एक चीज मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था जो कि आपको बताना भूल गया। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग इसको समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको रखा था यूक्लिड ने, ठीक है। और इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कही जाती है। अब देखिए एक चीज और भी है इसमें, मैं आपको बता दूं क्या है वो, ठीक है। जो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, क्या है, जो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, इसमें जो है ना ये जो बी है और आर है, ठीक है, इनके बीच भी एक संबंध होता है। देखिए क्या है वो संबंध, ये जो, अच्छा ये मैंने जब यहाँ पे किया था 3/45, ठीक है, इसको मैं लिख सकता था 3 को 2 से, क्योंकि 2 धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, लेकिन तो ये नहीं कह रहा है कौन छोटा कौन बड़ा है, इस प्रकार से नहीं कर रहा है, तो हम चाहे जो भी ले सकते हैं। यहाँ पे यदि हम कर रहे हैं तो इसका आ रहा है 15, ठीक है, और ये जो है हो जा रहा है, कट जा रहा है ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 0 बार में ही जाएगी भाग, फिर से 2 उतर जाएगा, ठीक है, जाएगी ना भाग, तो वही कह रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, क्वांटेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये हो गया ए, यहाँ पर भी वही सेम चीज। अब देखिए क्या है यहाँ पे संबंध, क्या है यहाँ पे क्या कह रहा है, बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा, ए बराबर यानी कि 2 बराबर क्या होगा 3 गुणे 0 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हो रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
लेकिन तो एक चीज आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि ये क्यू है ना, क्यू, यहाँ पे देखेंगे क्यू 0 है, यहाँ पे देखेंगे R 0 आया है, ठीक है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे यूक्लिड ने एक दिया था, क्या दिया था कि जो ये 0 है, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, सॉरी 0 छोटा है और बराबर भी हो सकता है किसके, R के। देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे जो है क्या है, बराबर है, ठीक है, R के। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 जो है, जो 2 है ये R से बड़ा भी है, सॉरी 0 जो R है ये 0 से बड़ा भी है, यानी कि ये बड़े का निशान और ये बराबर का निशान, ठीक है। बराबर भी हो सकता है R के 0, और जो है R 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन तो एक और भी कंडीशन, R जो है लेकिन तो बड़ा हमेशा छोटा होगा किससे, B से। आप लोग ये हमेशा देखेंगे, आप हमेशा देख सकते हैं, ये जो देखिए या तो बराबर होगा या तो B के बराबर होगा या तो B से क्या होगा, छोटा होगा। बस आप लोग देख लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो B है ना, B सॉरी मुझे लग रहा है कहीं गलती हो रही है, ये बराबर नहीं रहेगा, हाँ ये नहीं रहेगा बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, हाँ सही है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा 0 के बराबर जो है R भी है, ठीक है, और R जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। लेकिन तो आप जब भी देखो B है ना, B यहाँ देखो, यहाँ है ना B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ठीक है, और R यहाँ पर है, R यहाँ पर है। आप जब भी देखोगे B है ना, ये R से बड़ा ही है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ 3 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थी यूक्लिड की प्रमेयिका। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस बात का फ़ायदा ले पाएँ। और दोस्तों आप लोग को जो भी बातें समझ में ना आती हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख करके बता दीजिए, मैं आपको यथाशक्ति उसे समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आपको आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और मैथ को आप लोग इंटरेस्टिंग चैप्टर बनाकर पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़िए, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ समझ में आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक ही, तब तक के लिए जय हिंद।